Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in this Corporate Face to Face series, we interview emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. In these interviews, we get to know what is the company's business model, their growth journey, their future plans. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Rapid Multimodal Logistics Limited, and we have the privilege of having the promoter and top management team with us. We have Mr. मनोज गोयल हु इज द डायरेक्टर. मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद. और वी हैव सुमित अग्रवाल हु इज द सीएफओ ऑफ द कंपनी. सुमित जी, थैंक यू टू यू आल्सो. सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने से, और मुझे यकीन है कि ये छोटे से इंटरव्यू में हमको आपके कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगेगी. सॉरी सर, ये हमारी कंपनी का मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ. हमारी कंपनी का जन्म 1991 में श्री नारायण जी अग्रवाल द्वारा हुआ. वो कलकत्ता से यहाँ चेन्नई आए और फिर उन्होंने ये कंपनी खोली. और उस हमारी कंपनी का नाम था रैपिड रोड लाइंस ऑफ इंडिया. और उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया. फिर मैं 1992 में फिर मैं आया, मैं उनको ज्वाइन किया. ही इज माई ब्रदर इन लॉ, ही इज माई जिया जी, यू कैन से. तो हम लोगों ने ये कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इस कंपनी को फिर हम लोगों ने पहले रोड से काम शुरू किया. फिर हमने इसमें बाई रेलवे से काम शुरू किया थ्रू कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक रेलवे की ही एक डिवीजन है सर. उनके साथ काम शुरू किया. करते करते फिर हम लोगों ने, जब आप ये समझ लीजिए कोविड आया था 2019-20 में, फिर तब हमने सुमित, जो नारायण जी का लड़का मेरा भांजा है, ये सीए क्लियर करके इन्होंने भी ऑफिस ज्वाइन कर ली. फिर हमने इस कंपनी को धीरे से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको लिमिटेड में कन्वर्ट करके आज इस मुकाम पे हम लोग पहुंच पाए. ठीक है मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया आपने. मनोज जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम एक्चुअली रेल को भी केटर करते हैं, रोड को भी केटर करते हैं, बट हमारे कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट लाइनअप है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हम एक्चुअली क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में बताइए. जी सर, हमारी कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, हम एंड टू एंड का आपको सोल्यूशन देते हैं. आज के तारीख में इंडिया में 3 तरह की सर लॉजिस्टिक चल रही है. वन इज बाई एयर, वन इज बाई रोड एंड वन इज बाई ट्रेन. अभी फिलहाल 3-4 साल से, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट सरकार आई है, तब से बाई सी कोस्टल. आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो गुजरात से लेके नीचे तमिलनाडु और तमिलनाडु से वापस अपने कलकत्ता की तरफ जो सी का जो सिस्टम हुआ वो हम लोग चालू कर चुके हैं. तो हम लोग ज्यादा करके बल्क बुकिंग में विश्वास रखते हैं. जो माल इंपोर्ट होता है या माइन से निकलता है, उसको वहां से लेके एक टर्मिनल तक लेके जाके हम उसको बाई ट्रेन में लोड करते हैं. फिर डेस्टिनेशन पे जाके उसको अनलोड करके वापस उसको रीलोड करके हम उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं. क्योंकि बल्क माल होता है तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम तो काफी होता है, लेकिन इसमें 10 रुपए टन का भी जो फर्क होता है वो लाखों में चला जाता है. तो वो सॉल्यूशन आप लोगों को देते हैं एंड टू एंड. ओके ओके. ये फिनिश गुड, ये हो गया रॉ मटेरियल का. और वैसे ही हम फिनिश गुड्स का भी बाई सी, बाई लॉरी और बाई रेल के द्वारा हम इनको सर्विस देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा मनोज जी, मेरे को बताइए अभी जो हमारा करंट बिजनेस है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग में से कौन से सेक्टर्स हो गए जहाँ पे सबसे ज्यादा काम रैपिड मल्टी मॉडल करता है. यानी अगर आप 2-3 सेक्टर्स के नाम बताए जिससे हमको थोड़ा सा अंदाजा है कि कौन कौन से सेक्टर्स के लिए हम लॉजिस्टिक का काम करते हैं, और मोटा मोटी हमारे कितने कस्टमर्स होंगे अगर आप बता सके तो, क्योंकि इससे हमको थोड़ी सी और आपके बारे में प्रोफाइल के बारे में जानकारी मिलेगी. देखिए, हम ज्यादा करके लोहा इंडस्ट्रीज में हैं. जो ईस्टर्न रीजन में जो रॉ आप लोहा समझते हैं, जो लोहा बनता है जिससे, लाइक आयरन और स्पॉन्ज आयरन, ये बल्क में निकलता है सर. तो हम ये मैक्सिमम काम जो रेलवे से हम उसमें करते हैं. उसके अलावा हम पेपर इंडस्ट्रीज का काम करते हैं. उसके अलावा हम एडिबल ऑयल, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, उसका हम लोग काम करते हैं. उसके अलावा हम लोग जैसे प्लाईवुड्स या प्लाईवुड के रॉ मटेरियल्स, एंड उसके बाद व्हाट यू कैन से, हाँ, टाइल्स, मार्बल्स. गुजरात में जितनी टाइल्स है, मार्बल्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉ मटेरियल, हम फिनिश गुड्स और ये दोनों मिलकर काम करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल समझ गया.
सर अभी एक बात बताइए, अभी जो माहौल कंट्री में चल रहा है, अभी कोविड खत्म हो चुका है, नॉर्मल सी आ चुकी है, इकोनॉमी भी, इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सर आपके हिसाब से अगले 3-5 साल में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए मार्केट छोड़ रहा है और हम इसको कैसे कैपिटलाइज़ करेंगे? अपॉर्च्युनिटी तो बड़ी है क्योंकि जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करता है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी ग्रो करता है। तो आपके हिसाब से अगले 3-5 साल आपको क्या लगता है मार्केट किस प्रकार का ग्रोथ हमको प्रेज़ेंट करेगा? और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने की? सर जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है और हम चेन्नई में बैठे हुए हैं, मैं आपको चेन्नई की बात बताऊं सर, आज के तारीख में हमारे पास 4 पोर्ट है। चेन्नई और चेन्नई से रिलेटेड 4 पोर्ट, और आप ये देख लीजिए चारों आज के दिन कंजेशन है। इसका हाँ, मतलब काम। और इंडिया जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे लगता है अगले 3 या 5 साल में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अपनी बात ही बताता हूँ। जो देखिए, लास्ट ईयर हमने करीबन करीबन 72 to 73 करोड़ रुपीज का टर्नओवर किया था रैपिड में। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार मिनिमम 30 से 50% हम इसमें उछाल लेकर आए। ओके, तो सर काम तो है, और काम बहुत तेजी से आ रहा है। काम करने वाले की नीयत होनी चाहिए, काम है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। ये अच्छी बात है। इनफैक्ट मनोज जी आपने सही कहा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर तो कंट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। कंट्री ग्रो करेगी तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी ग्रो करेगा। मेरे को बताइए मनोज जी हमारे धंधे में ऐसे कोई फिक्स्ड प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले कस्टमर्स भी हैं जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं? या मान के चलिए आप वॉल्यूम देखते हो, डिस्टेंस देखते हो, कॉन्फ़िगरेशन देखते हो कि कौन-सा सामान है, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग यानी जो फाइनल प्राइसिंग होती है लॉजिस्टिक की, वो फाइनली आप डिसाइड करते हो। तो ये प्राइसिंग हमारे बिज़नेस में कैसे फाइनल होता है? इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें अलग अलग तरीके हैं प्राइसिंग के। जैसे बहुत सी अब जो एमएनसी कंपनीज है, वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। बहुत सी ऐसी कंपनी आज के तारीख में आ गई, जैसे आपने अभी पूछा था वो मिस कर गई कि किस किस कंपनी का काम करते हैं। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे दूं ऑफ द रिकॉर्ड, कि जैसे हम इमामी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, सेंचुरी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, पतंजलि ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, श्याम मेटेलिक्स ग्रुप उनके साथ जुड़े हुए हैं, वीजा स्टील है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग आदमियों को अलग अलग सिस्टम आज के तारीख में। ओके। बहुत सी कंपनियां हैं जो डेली ऑनलाइन बिडिंग करवा रही है आज के तारीख में। हाँ, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, बहुत सी ऐसी कंपनी जो 3 महीना का। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर, कि हर प्रोडक्ट। उसके बाद क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई हमें इमीडिएटली पेमेंट देता है, कोई 60 दिन में देता है, कोई 90 दिन में देता है, कोई 30 दिन में देता है, बिल्कुल। और कुछ एडवांस में पेमेंट आ जाता है। तो डिपेंड, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड। अगर मुझे बहुत अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है तो मैं कम मार्जिन में भी कर जाऊंगा, अगर पेमेंट मुझे जल्दी मिलता है। बिल्कुल, इट्स डिपेंड, ये फिक्स नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल। ये और समझ वैसे भी ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पेमेंट हमें कैसे देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आई थिंक आपने बराबर बोला कि कस्टमर टू कस्टमर ये वेरी होता है। हर कस्टमर अलग-अलग तरीके से आपके साथ काम करता है। तो ये एक डेफ़िनेटली थोड़ा-सा नेगोशिएबल हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है जी। हर कस्टमर के हिसाब से। मेरे को एक बात बताइएगा मनोज जी अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि देखिए फ़ाइनेंशियल्स तो सभी को पता है। मुझे बताइए सर हम हमारे फ़ील्ड में कस्टमर को कैसे वैल्यू एडिशन ज़्यादा देते हैं? हम दूसरों से बेहतर काम कैसे अच्छा करते हैं? यानी क्या वैल्यू हम कस्टमर को देते हैं? क्योंकि वो हमारी एग्ज़ीक्यूशन को पसंद करता है, हमारी सर्विस को पसंद करता है। ऐसे कोई 2-3 चीज़ें बताइए जो हमारी कंपनी के लिए पॉज़िटिव है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी जो न्यूमेरिकल टर्म्स में हम देखते नहीं, उनको हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो उसके हिसाब से सर 2-3 ऐसे पॉइंट्स हमको हाइलाइट करके बताइए कि हम हमारा काम कस्टमर के प्रति बेहतर करते हैं और इसलिए हमको ज़्यादा बिज़नेस मिलने की पॉसिबिलिटी। तो इसके बारे में कुछ बताइए। एकदम सही बात बोले सर। आज के जो कंपटीशन का जो माहौल है या मार्केट है, तो वो हमारे पास क्यों आएंगे? यू आर राइट। तो उसके सर 2-3 फंडे। एक तो हम लोगों के जितने भी मैंने अपनी कंपनियों का आपको नाम बताया है, इनसे हमारा शुरू से पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से 1 to 1 एक तो रिलेशन डेवलप हो गया सर। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है जिस कंपनियों में, वो आज के दिन प्रोफेशनली काम करना चाहती है, तो उनका यही बात बोलते हैं कि मनोज जी, आप, मैं जानता हूँ कि पिछले 25 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बट आपको L1 में ही काम करना पड़ेगा। लोवेस्ट जो रेट होगा उसमें ही काम करना पड़ेगा। तो 2-3 रीजन है सर जो हमारे पास लोग आते हैं। नंबर 1, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर वर्क। जैसे हम कंटेनर रेलवे का जो काम करते हैं, हम डायरेक्ट पार्टी को रेलवे के साथ बिठाते हैं, उनके साथ हम नेगोशिएशन करते हैं, और हमारी एक फीस होती है जो हमारी सर्विस चार्ज होती है, वो हम तय कर लेते हैं।
तो पार्टी को ये मालूम है, क्लाइंट को ये मालूम है कि दिस पीपल आर वेरी ट्रांसपेरेंट, हम अंडर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं, ये फीस इनको देनी है, उसके बदले में हम एंड टू एंड उनको सॉल्यूशन देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज आज के दिन बहुत मायने रखती है, जो हम उनको देते हैं। थर्ड, जो लॉरी का धंधा है सर, उसमें सबसे बड़ी हमारी बेनिफिट है हमारा परचेज। हम लॉरी वाले को, जो लॉरी वाले की एजेंसी होती है, अगर हम उनको तुरंत पेमेंट देते हैं तो हमें टाइट मार्केट में जब गाड़ियों की क्राइसिस होती है तो सबसे पहले तो गाड़ी हमको मिलेगी, और अगर गाड़ी का भाड़ा 1 लाख रुपया है तो हमें 99 में मिलती है। यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो हम तुरंत पैसे दे के माल लेते हैं, जिसके कारण सेल वही है बट परचेज रेट हमारा कम हो जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सारे एडवांटेजेस है जो हमको डिफरेंशिएट करते हैं, अच्छी बात है। सुमित जी, अभी आपको सवाल करता हूँ, आपको थोड़ा इंतजार करा है। सुमित जी, मेरे को बताइए, फाइनेंशियल्स में देख रहा था FY24 के सर, नंबर्स थोड़े मॉडरेटली अच्छे हैं। 72 करोड़ का टॉप लाइन मोरलेस फ्लैट है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। मेरे को बताइए सर, इस साल ऐसा क्या हो गया कि प्रॉफिट हमारा मोरलेस फ्लैट ही है, टॉप लाइन भी फ्लैट है? तो कोई स्पेसिफिक रीजन था या कोई ऐसा कारण हो गया जिससे कि रेवेन्यू हमारा फ्लैट था, प्रॉफिट भी फ्लैट था? तो सर पहले इसके बारे में बताइए। और जैसे मनोज जी कह रहे थे कि अभी आने वाला साल होपफुली काफी अच्छा ग्रोथ देखने वाला है, तो ऐसा क्या हो गया पिछले 4-5 महीनों में कि अभी इस साल FY25 में होपफुली टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी विल बी बेटर? तो पहले तो सर FY24 के बारे में बताइए, व्हाट वर द की रीजंस फॉर द फ्लैटिश परफॉर्मेंस एंड गोइंग फॉरवर्ड। सर अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो आप फाइनेंस देखते हो, तो मुझे बताइए सर, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो मार्जिन्स में भी पॉसिबिलिटी है कि ये मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे? अगर आप नंबर ना दे, लेकिन एटलीस्ट इफ यू कैन एटलीस्ट टेल अस इन डिस्क्रिप्शन टर्म्स। No, definitely, sir. Main issue last year जो प्राइमरीली जो इम्पैक्ट आया है वो आया है अपने सेकेंड हाफ में, जहाँ पे जो रेलवेज है, एज मनोज जी ऑल्सो वाज सेइंग, कि जो मेजोरिटी ऑफ काम जो अपने करते हैं वो रेलवेज के संग करते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, सेकेंड हाफ की तरफ अपना रेलवेज ने, दे यूजुअली चार्ज अ बिजी सीजन चार्जेस which is not available on containers. They don't charge on containers, which they have imposed it on us. तो इट वाज अ सडन हाइक ऑफ प्राइसेस, जिसके कारण जो अपना डिमांड है वो रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्टिंग, ओके जिसके कारण अपना जो टॉप लाइन है वो इम्पैक्ट कर गया है, एंड बिकॉज ऑफ द हाइक इन प्राइसेस अपना प्रॉफिट भी रिड्यूस हो गया अपना। ओके, समझ गया। तो सर अभी इस साल क्या सिचुएशन है? व्हाट इज द सिचुएशन इन दिस करंट ईयर? अभी तो FY25 भी शुरू हो चुका है, तो अभी इस साल सिनेरियो क्या है वो बताइए। The impact of last year, I think it's been absorbed more or less by every companies because they are used to it now. So Okay. this year we are looking for a progressive growth, and as he said, we are looking to touch at least 30 to 50% hike in this year itself. ओके So hopefully everything goes around well for us. ओके, नहीं समझ गया। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, लॉजिस्टिक बिजनेस में हम नॉर्मली कितने महीने का ऑर्डर बुक रखते हैं? क्योंकि मुझे पता है हम ऑर्डर बुक के हिसाब से काम करते हैं। तो मोटा मोटी सर, हमारा जो कंपनी का ऑर्डर बुक है, हम 2 महीना 3 महीने का ऑर्डर बुक पहले से बुक करके फिर काम करते हैं, या बेसिकली जैसे जैसे क्लाइंट के ऑर्डर आते हैं वो हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं? तो किस प्रकार से सर हमारा बिजनेस चलता है? सर इसमें देखिए, जो मैंने अभी आपको बोला, जो हमारे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब पार्टी क्लाइंट हमसे ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो हमें टेंटेटिव एक नंबर ऑफ ट्रक्स या नंबर ऑफ वॉल्यूम दे देती है कि भाई हमारे 500 गाड़ी का काम होगा या 1000 गाड़ी का काम होगा, 10% माइनस प्लस, हाँ ये आपको मालूम है, 10% ऊपर नीचे होता है। तो बिल्कुल टेंटेटिवली जब हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो हमें ये पता रहता है कि भी अगले 6 महीना तक या 1 साल तक हमको ये काम मिलने का है। हो सकता है 10% कम हो, 10% ज्यादा है। ओके तो जहां जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अब जैसे रेलवे में मैंने आपको बताया, क्योंकि आज के तारीख में सर सही पूछे तो सर मुझे जो नुकसान होगा वो मेरा प्रॉफिट का नुकसान होगा, लेकिन अगर क्लाइंट का माल नहीं जाता है तो बेचारे का तो पूरे माल का नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो हमसे ज्यादा ज्यादा चाहेगा कि उसका माल निकले बेचारे का, बिल्कुल तो वो खुद भी चाहता है कि जितना माल ज्यादा जाए, जितना ज्यादा बिक्री हो उतना बेटर है। बट हाँ, जहां हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जहां जैसे रेलवे के साथ हमारा जो एग्रीमेंट होता है, तीन ट्राई पार्टी, क्लाइंट, आवरसेल्फ एंड रेलवे, हाँ तो वहां एक रेलवे गवर्नमेंट है, तो वो एक टेंटेटिव उनसे फिगर लेके फ्रीज कर देते हैं कि भाई आपको 50 रेग या 10 रेग या 5 रेग आपको हर महीने देनी पड़ेगी, या क्वार्टरली इतना एवरेज देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल तो उसके उसके चक्कर में थोड़ा सा हमारा काम ये फिक्स हो जाता है कि भाई ये हमें मिलना ही मिलना। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। देखिए 5-10% आपको मालूम है तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर अदरवाइज अच्छा ठीक है, तो आई चल। थिंक इस तरह से काम होता है, बढ़िया।
मनोज जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का इंटरव्यू का है, कंपनी पब्लिक इशू कर रही है सर, पब्लिक इशू के साथ साथ नए शेयर होल्डर्स भी आपके साथ जुड़ेंगे। सर मुझे बताइए कितना बड़ा आईपीओ हम प्लान कर रहे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पैसा जो हम रेज करेंगे वो किस लिए हम यूटिलाइज करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जरूर सर, देखिए सबसे पहले बात सर, आज हम पब्लिक का पैसा लेके आ रहे हैं और हमारे साथ जोड़ के उसके काम में हम जोड़ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना और बढ़ जाती बिल्कुल। है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके पैसा का सदुपयोग करें और उसको ऐसी जगह लगाएं जिससे सबको फायदा हो। हाँ, तो सर, हमारा मिशन ये है कि अब इंडिया में एक मोदी जी के द्वारा स्कीम चली हुई है, गति शक्ति करके स्कीम चली हुई, अगर आपने देखा होगा। हाँ, हाँ, उसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि बहुत सारे हजारों स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो काम नहीं आ रहे हैं, पड़े हुए हैं। रेलवे को उन्होंने ये बोला है कि भाई आप हम जैसे कस्टमर को दीजिए, हम उस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे और हम वहां से माल ढो के लेके जाएंगे। तो हम अपना एक टर्मिनल लेके आने की प्लानिंग में है, जो हमारी रेलवे से पिछले 6 महीना से बात चल रही है। पेपरबाजी का काम आगे बढ़ गया है। इस सप्ताह हम लोगों का इंस्पेक्शन का काम भी होना बाकी है। अगर वो थ्रू हो जाता है सर, तो एक बहुत बड़ा काम अपने इस कंपनी में उसके द्वारा हो सकता है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि हम अपना एक खुद का टर्मिनल लेकर आए, जहाँ हम पार्टी को वेयर हाउस, लोडिंग अनलोडिंग और हर तरीके की सुविधा दें। और आज के दिन एक इंडिया में और सिस्टम चला हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड C3 3PL। 3PL एक सिस्टम चला हुआ है जहां पर FMCG प्रोडक्ट हो और बहुत सारी AC कंपनी है, और ये जो वॉशिंग मशीन, टीवी, ये 3PL वाले क्या करते हैं सर, आज के दिन जैसे माल बना हमारे फैक्ट्री से सेम डे आप माल उठा के लेके जाइए, अपने वेयर हाउस में रखिए और एंड टू एंड सर्विस दीजिए। तो वो वी आर प्लानिंग नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, ओके। वो तो बड़ी बड़ी कंपनी आज यही बोलती कि भाई हमारी इन्वेंट्री आज 1,000 टीवी बने, आप तुरंत उठाइए सर। बिल्कुल, आप इसको इंडिया के कहाँ भेजना हम बताएंगे, वहां पर आप भेज दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लेबर का और लॉरी का टेंशन नहीं लेना चाहते, हम उसमें कोई नहीं जाना चाहते, हम अपना बनाए बस खाली डिस्पैच में जाते। तो वी आर प्लानिंग इन सच ए वे जो आने वाले दिनों में क्रांति है सर। So basically, we are trying to diversify ourselves also. Apart from the existing three models, we are trying to diversify ourselves into different segments also. So that is our future plans towards it all. मनोज जी, बहुत अच्छा लगा सुनने से। मनोज जी मुझे बताइए, ये जो आपका एक्सपेंशन प्लान है, ये टर्मिनल जो आप बनाने की बात कर रहे हो, सर मोटा-मोटी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि FY 26 में अगर सब कुछ ठीक-ठाक हो गया, सब पेपर वर्क कंप्लीट होता है, तो FY 26 यानी FY 26 में हमको इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? सर, ऊपर वाले ने चाहा और आप लोगों का साथ रहा तो उससे पहले। अच्छा, बढ़िया। जी, बढ़िया, बढ़िया। तो आई थिंक अच्छी उससे बात है पहले। शेयरहोल्डर्स के लिए भी। अच्छा, सुमित जी, अभी और एक फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। मुझे बताइए सर, हमारे इंडस्ट्री में और हमारे कंपनी के लिए नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल, कंपनी का कस्टमर ऑर्डर देता है, आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर बाद में कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है। तो नॉर्मली ये वर्किंग कैपिटल साइकिल हमारे लिए कितना लंबा होता है? You can say tentatively around 60 to 90 days, bare minimum. अच्छा, क्योंकि our payment terms can vary from customer to customer. Let's say करेक्ट, an average of 60 days, which is after submission of bill, our invoices to them, which is usually after I get the POD, which is called the proof of delivery, करेक्ट, which has to be received, and then I can raise an invoice on the customers. ओके, So our vendor payments that happens on day one itself. ओके, ओके, And average based on the destination, it takes 1 month for the POD to be received. ओके, Average, I'm saying, certain is 10 days, certain is 3 days, 30 days. ओके, 30 after that, you can say around 60 days. So it becomes 90 days. ओके। So certain customers are less, certain customers are 90 days. So you can say 60 to 90 days as a working capital period. मैं समझ गया। तो मेरे ख्याल से मोटा-मोटी 60 से 90 दिन में आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ठीक। अच्छा मनोज जी, अभी आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए। सर हमने कोविड देखा था, कोविड के बाद तो नॉर्मल-सी आ चुकी है, लेकिन हमारे धंधे में लॉजिस्टिक के बिज़नेस में सर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? आई मीन इज़ इट एग्जीक्यूशन, कि एक बार कस्टमर को आपने ज़बान दी कि भाई आपका सामान टाइम पे पहुँचेगा, तो वो एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है या इसमें और कोई चीज़ें प्ले करती है? और आपने अभी तक इतने सालों में सर ये रिस्क ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे, धंधे को कैसे सँभाल के रखा है? सर इसके बारे में बताइए। सर, अगर सही पूछे ईमानदारी से, तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ कि हमारे धंधे में रिस्क बहुत कम है।
मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान होगा वो प्रॉफिट का नुकसान होगा, क्योंकि हम अपनी सर्विस बेच रहे हैं। और जहां तक आप कोविड की बात करें तो मैं सर सही बताऊं, कोविड हमारे लिए बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था सर? कोविड में जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे जिसके लिए गवर्नमेंट अलाउ करके रखी हुई थी, तो और उसके अंदर गवर्नमेंट और संजोग से सर कोविड के अंदर हमें दो चार अच्छे क्लाइंट भी मिले। और रहा रिस्क फैक्टर का, तो इसमें सर है रिस्क, ऐसी बात नहीं कि कोई भी धंधे में रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क ये है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, और सडनली समझ लीजिए अगर डिमांड ज्यादा आ गई और सप्लाई कम होने के कारण कभी कभी एबनॉर्मल रेट बढ़ जाते हैं, फ्लक्चुएशन हो जाता है। हाँ। तो उस दरमियान वो क्लाइंट हमें ये नहीं बोलता कि भी हम आपको ज्यादा देंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि भी हमने आपसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और उसी जैसे रेलवे, जैसे हमने बताया कि पिछले साल ये हुआ कि सडनली 10% रेलवे ने अपना सरचार्ज बढ़ा दिया, और हमारी एक रेक की कीमत टेंटेटिव 1 करोड़ रुपए होती है। तो सर 10 लाख तो मेरी कमाई नहीं है। बिल्कुल अब पार्टी सडनली 10 लाख देती नहीं है, तो उसको कन्विंस करने में हमें 3 महीना लग गए, बिल्कुल तो हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो गया। बस अदरवाइज देखिए रिस्क तो सब जगह है सर, बट रेशियो अगर आप देखोगे तो फिर भी ठीक है। और हम उतना ही काम करते हैं सर जितना हम संभाल सकते बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक एकदम परफेक्ट आंसर दिया। और सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने के लिए। सर मेरी तरफ से हैं। आपको आपको पूरी मैनेजमेंट टीम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। हम चाहेंगे कि थैंक यू। public issue बहुत अच्छी तरह से जाए, और सर फ्यूचर में भी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू, धन्यवाद। थैंक यू।